इसका लास्ट एप्लीकेशन देखिए, आप पे है डीवी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी, या आप अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे अच्छे से कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है। अभी बस इतना समझ जाइए, नाम ही जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के काम आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो किसी को मैग्नेटाइज करने के काम आ रहा है। और इंटेंसिटी भी एक चीज़ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कि किस हद तक कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, अभी बस आप ये समझिए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपका DH होता है, और जो आपकी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है DB, उनके बीच में रिलेशन ये होता है कि DH इज़ dB/μ0। ठीक है, अब आपको पता है DB में μ0 ऊपर आता है, तो μ0 से μ0 क्या होगा? कैंसिल होगा, तो सिर्फ आप पे बचेगा 1/4 पाई और क्या I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। μ0 आता है ना, μ0 से μ0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dB/μ0 करोगे, DH की वैल्यू आएगी 1/4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। क्लियर? शाबाश। अब कुछ लिमिटेशन देख लो, लिमिटेशंस जो हैं किसकी? बायट-सैवर्ट लॉ की। बायट-सैवर्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या होने वाली है? तो पहली जो है यह है कि ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो करंट का, उसके लिए ही ये वैलिड है। मतलब जितना करंट शुरुआत में था उतना ही आखिरी में भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। एक और बात, ये सिर्फ अप्लाई होता है स्मॉल करंट एलिमेंट पे, बड़े पे नहीं लगा सकते, पूरे कंडक्टर में नहीं लगा सकते, डिसिमिलैरिटी आ जाती है। तो सिर्फ इतना है वैलिड ओनली अपॉन स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए वैलिड है। ठीक है, ये दो इसके लिमिटेशंस हो गए। अब आपकी पहली डेरिवेशन आती है, और वो डेरिवेशन बहुत खास है। मैं आपको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दूँ और मैं बोलूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, आप अलग अलग तरह का कंडक्टर लाएंगे। चलो मैंने आपको बोल दिया स्ट्रेट वायर का कंडक्टर लाओ, ठीक है, और उसमें कुछ करंट कैरी है, तो उसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब उसमें भी लिमिटेशन है, किसी का करंट अलग है, किसी की लेंथ अलग है, काफ़ी चीज़ें हैं, किसी का मटेरियल अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना। तो इसका एक यूनिफिकेशन डेरिवेशन बनाना है हमें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो लॉन्ग स्ट्रेट, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अभी आप बायट-सैवर्ट लॉ के टर्म्स में देख लो, आगे एक और चीज़ आएगी एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके टर्म में बाद में देखना। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डेरिवेशन कर रहे हैं अपनी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेट वायर होगी, कंडक्टर या वायर, ठीक है, उनके लिए निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है, एक वायर बनाते हैं स्ट्रेट, मान लो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट वायर बना देता हूँ, ठीक है, और हमें नहीं पता ये कहाँ ख़त्म होगी, तो एंड्स को ऐसा बना लेते हैं और एंड्स को कुछ नाम दे दो। तो एक एंड दे दो x, एक का नाम y। क्लियर है इतना? ठीक है, और हमने क्या करा, इस वायर के सेंटर से एक यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P पॉइंट, और एक तरह से परपेंडिकुलर है पर बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, दो पार्ट में नहीं तोड़ेगा। मान लिया बस कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन करी, ठीक है, ऐसे ये P पे, और इसको C मान लिया, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर नहीं है बच्चे, पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट से बनती है जो आप एलिमेंट मानोगे। अभी तो मैंने बस एक पॉइंट P माना, ये हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है,
यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और सी पॉइंट से, ज़रूरी नहीं है सी सेंटर में हो, पर सी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी हम कुछ मानेंगे, परपेंडिकुलर जरूर है। तो आप अपने मन से ए मान लो, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई। अब आपको एक करंट एलिमेंट भी मानना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ठीक है, डीएल, उस पर भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना सब में कर रहा है। सब में आप मान लो आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस छोटे से डीएल में भी कितना करंट जाएगा, आई जाएगा, ठीक है। ये डीएल लेंथ है और जैसे ही हम डीएल के सेंटर को इससे जोड़ेंगे पी से, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इतना तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा था कि डीएल, ये जो डीएल है ना, ये डार्कर सा जो डीएल है, ये यहाँ पे आपका डीएल है, ठीक है, छोटा सा डीएल है, वायर भी इतनी होगी चौड़ी, और ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है और ये जो डीएल है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है पोजीशन वेक्टर। सी कोई भी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से ए है। आपको पता है बच्चे, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है, क्लियर, इतना पता है, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ आप मान सकते हो, वो सी हो गया, इसे ओ मान लो। अब एक एंगल ये मान लो, ये अपने मन से मान लो फाई। फाई क्या है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, पोजीशन वेक्टर एंड पीसी, क्लियर है। फाई इज़ द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड पीसी। दोबारा समझाऊँ, एक वायर है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई में आई करंट कैरी है, एक्स वाई का कहीं एक पॉइंट माइनस सी, और सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ऑब्जर्वेबल पॉइंट से। ऑब्जर्वेबल पॉइंट क्या हुआ, जहाँ पे हम अपना डी बी निकालना चाहते हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो अभी तो करंट एलिमेंट आए नहीं एग्जिस्टेंस में, पर पी पॉइंट ऑब्जर्वेबल है और उसकी सी से डिस्टेंस हम ए मान लेंगे। पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू दी वायर। अब कहीं हमने ओ पॉइंट पे एक करंट एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, डीएल थोड़ा नीचे होगा, और इसकी जब हम जॉइनिंग पी से कराएं तो ओ पॉइंट से पी की जो जॉइनिंग होगी वो हमारी पोजीशन वेक्टर से हमें पता चलेगी। तो हमें पोजीशन वेक्टर से पता चल गई। अब आपको हमेशा पता है डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। कहीं लिखना है तो लिख लो, यहीं पे लिख लो, थीटा एंगल बिटवीन डीएल और आर। थीटा जो है एंगल है डीएल और आर के बीच में। एक आप नया लाए एंगल फाई। फाई क्या है, पोजीशन वेक्टर और पीसी के बीच में जो एंगल है वो फाई है। तो एंगल बिटवीन आर एंड पीसी, पीसी और आर के बीच में जो आपका एंगल है वो फाई है। बच्चों हम एक काम करते हैं कि ओसी को कुछ मान लेते हैं, ओसी को हम एल लेंथ का मान लेते हैं अपने मन से। ओसी को हम कितनी लेंथ का मान लेते हैं, एल का, ठीक है। कितना है, क्लियर। चलो अब 2-3 एंगल और बना लो, क्योंकि हमें होल ऑफ द कंडक्टर कवर करना है, तो 2-3 एंगल और बना लो। मान लो ये एंगल का पी से जो पूरा है ना, ए से नीचे पूरा ये फाई 1 है एंगल, और आप ऐसे ही यहाँ पे भी ज्वाइन करो इसको, ठीक है, पी से ज्वाइन करा, और ये पूरा एंगल कितना है, फाई 2 है, क्लियर है। ध्यान से देखो, फाई एंगल क्या है, ओ से है, ठीक है, ओ से पी की तरफ जो एंगल है फाई है, ठीक है। फाई 1 क्या है, फाई 1 ऊपर से है, वाई से कहाँ तक, पी तक, और फाई 2 कहाँ से, एक्स से कहाँ तक, पी तक। ये एंगल नीचे है तो नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, ये एंगल नीचे है तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, ऊपर पॉजिटिव है। तो अभी हमें पता चला क्या क्या चीज़, कि कंसीडर कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। एक्स वाई की हमें लेंथ नहीं पता, कैरिंग करंट आई। एक हम पे कंडक्टर है एक्स वाई, उसमें कितना करंट है, आई है। लेट पी बी द ऑब्जर्वेबल पॉइंट, लेट पी बी द ऑब्जर्वेबल पॉइंट। पी हमारा कैसा पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वेबल पॉइंट हो गया, क्लियर। पी हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, एंड लेट हम मान के चलते हैं कि सी जो है कोई भी पॉइंट है इन एक्स वाई, लेट सी बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई सच दैट पी सी जो है, पी सी ए के बराबर है, और जो आपका पी सी है वो परपेंडिकुलर है आपके वायर के। वायर कितनी है, एक्स वाई, क्लियर है। पी सी ए के बराबर है और पी सी परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। अब सिंपल सी बात, कंसीडर
अ करंट एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट जो कि कितना है, आइडियल, और कहाँ पे, पॉइंट ओ पे ऑफ किसके, एक्स वाई के, एक्स वाई के पॉइंट ओ पे हम एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं आइडियल, करंट उसमें आई ही होगा जो पूरी वायर में, और उसकी लेंथ डी एल है, ठीक है। नाउ हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा पी ओ है, पी ओ, ओ पी या पी ओ, ठीक है, पी ओ जो है आर वेक्टर है, और आर क्या है, आर आपका पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ किसका, करंट एलिमेंट, कहाँ से, करंट एलिमेंट, ठीक है, कहाँ से, पी के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू पी, और कहाँ से, फ्रॉम ओ से, ठीक है। और फिर वही बात, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, और फाई इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड पी सी। क्लियर इतना, शाबाश। 5 1 5 2 आप लोगों को दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, देख लो इस डायग्राम को। और सी ओ को हमने कितना माना है, एल माना है, ठीक है, अज्यूम सी ओ को कितना, एल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी कि एक वायर है एक्स वाई, उसमें करंट आई कैरी कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई, और उसके किसी पॉइंट सी से हम एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट मान लेते हैं पी, और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। अब हमने ओ पॉइंट पे एक करंट एलिमेंट माना जिसकी पी ऑब्जर्वेबल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट होगी। उसके बाद हमने थीटा एंगल मान लिया डी एल और आर के बीच में, और फाई एंगल मान लिया आर और पी सी के बीच में। उसके बाद हमने ओ सी को एल ले लिया। क्लियर इतनी बात। फिर दो एंगल बनाई, प्रोजेक्शन बनाई, फाई 1 और माइनस फाई 2। अब देखिए अब क्या चीज़ है, देखिए ये छोटा सा ट्राइंगल देख पा रहे हो आप लोग, ये छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला, ये जिसमें यहाँ सी है, यहाँ पी है और यहाँ ओ है। ये छोटा सा ट्राइंगल आप लोग देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ एंगल थीटा है, ओ पे एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, फाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक तो ये हो गया 90, तो 180 से 90 का ये कितने बचे, 90। इसका मतलब इन दोनों को मिलके कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर है। पूरा एंगल 180 है, 90 उससे कम हो गया सी वाला एंगल, तो इन दोनों को भी मिलके कितना होना पड़ेगा, थीटा और फाई को 90 होना पड़ेगा। इतना क्लियर है। ये तो ऐसे समझ लो कि भाई पूरा एंगल 180 है जिसमें सी एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है। पूरा एंगल 180 है, एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है। इससे ये कैंसिल होगा तो 90 आएगा। तो 90 की वैल्यू आ गई थीटा प्लस फाई। इसका आप कुछ इक्वेशन मान लो जैसे पहली हो गई, 90 की वैल्यू कितनी है, थीटा प्लस फाई है। इसे आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करना है इसी वीक, इसे डेरिवेशन को, तो दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, 90 इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई आ गया। ठीक है, ये समझ के रखना। 90 की वैल्यू कितनी है, थीटा प्लस फाई। फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके, नोट करते रहिए। अब एक चीज़ देखिए कि हम मान के चलते हैं यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ, हम ये मानते हैं कि dB जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पे, एट पी पॉइंट, ड्यू टू किसकी वजह से, करंट एलिमेंट जो कि आपका IDL है। इसके लिए हम एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं dB, कहाँ पे, पी ऑब्जर्वेबल पॉइंट पे। क्लियर, शाबाश। अब एक चीज़ देखिए, dB की वैल्यू आनी कितनी थी, तो dB की वैल्यू आपको पता है आनी आपकी थी μ0/4π, साथ में आपका IDL, साथ में साइन थीटा, साथ में r²। और इसे आप अपने मन से कोई इक्वेशन मान लीजिए, तो हम इसे सेकंड मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये मॉडिफाई हो जाए अच्छी तरीके से, या ऐसा मॉडिफाई हो जाए कि जनरली हर कंडक्टर जो स्ट्रेट हो उसके लिए हम जो फार्मूला आने वाला है वो लगा पाएँ। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके। तो देखिए, पहला मॉडिफाई हम ये करते हैं कि हमें ये पता चला कि फ्रॉम फर्स्ट, पहले से हमें ये पता चला थीटा प्लस फाई आपका कितना है, 90 है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 90 माइनस फाई हो जाएगी। देखिए यहाँ साइन थीटा है, तो दोनों साइड साइन लगा लीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 माइनस फाई। हम थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और हम फाई पे आना चाहते हैं, फाई प्रोजेक्शन है ना, उस पर आना चाहते हैं। तो थीटा प्लस फाई 90 हुआ, थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई हुई,
दोनों साइड बच्चे हमने साइन लगा दिया। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस फाइव कितना होगा? कॉस फाइव होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाइव आ गई। इसको हम अपनी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्लियर है? साइन थीटा कितना हुआ? कॉस फाइव हुआ, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव हुआ और साइन 90 माइनस फाइव आपका कॉस फाइव होगा। क्लियर इतना? शाबाश। अब देखो एक चीज़, अगर आपने डायग्राम देखा हो तो आपके यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल था, ठीक है। ये एंगल फाइव था, ये एंगल थीटा था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे पी था। बच्चों मैं इसे सीधा बनाना चाहता हूँ। सीधा, सीधा मतलब कि आपका ये ऐसे बने, और अगर ऐसे बने तो आपका पी यहाँ आ जाए 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आपका कितना आ जाए? थीटा आ जाए, और ये एंगल आपका 90 हो जाए। ये सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। मैं ऐसा चाहता हूँ, और चाहता हूँ आपसे कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल लें। जैसे आप सबसे पहले आप निकाल लीजिए कॉस 5। तो सर हमें तो कुछ पता ही नहीं कि पी सी कितना है, तो पी सी कितना है पता है? ओ पी क्या होता है? ओ क्या होता है? करंट एलिमेंट था, उसकी पी से डिस्टेंस। तो ओ पी कितना था? आर पोजीशन वेक्टर था, आपकी कॉपी में डायग्राम है ही, चेक कर लीजिए। और पी सी कितना था? पी सी आपका ए था। पी सी कितना था भाई? पी सी ए था पक्का। और सी ओ कितना था? सी ओ, ओ सी आपने एल नहीं माना था, भूल तो नहीं गए? सी ओ कितना है? एल। ये आपने कितना माना था? एल माना था। क्लियर इतनी बात है कि पी सी आपका कितना है? ए है। सबसे पहले यही आया था परपेंडिकुलर, फिर उसके बाद पी ओ आया था कितना? आर, फिर ये एल। कॉस फाई निकालेंगे यहाँ से। देखिए फाई के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, फाई के नीचे वाला ये होगा बेस, और ये आर क्या है? हाइपोटेन्यूस। फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, फाई के नीचे वाला बेस, और वो चीज़ हाइपोटेन्यूस। कॉस बच्चे आपको बताइए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस देखिए कितना है? ए है। हाइपोटेन्यूस देखिए कितनी है? आर है। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई? ए बाई आर आई। क्लियर है? कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई? ए बाई आर आई। क्लियर? अगर कॉस फाई आपका ए बाई आर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? खैर ए तो है नहीं, आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन कॉस फाई। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ए अपॉन कॉस फाई आ गई। क्लियर? ठीक है, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। क्लियर? ठीक है, तो हम एक तो ये करेंगे कि साइन थीटा को हम कॉस फाई रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आर को हम फाई पे डिपेंडेंट ले आएंगे। आर को हम लिख लेंगे ए अपॉन कॉस फाई। अच्छा, अब एक दिक्कत आपकी किसकी आएगी? साइन थीटा का निपट गया, आर स्क्वायर भी निपट गया, अब एक डी एल है। डी एल भी निपट जाए तो बात बन जाए। तो आप यहाँ से देखिए टेन निकालिए। टेन फाई टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर देखिए कौन है? एल है, और बेस कितना है? ए है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हुई? टेन फाई की वैल्यू एल बाई ए हुई। क्लियर है इतना? टेन फाई की वैल्यू कितनी हुई? एल बाई ए हुई, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आई? ए टेन फाई आई। ए टेन फाई। मैं क्या चाह रहा हूँ? फाइव पे ही डिपेंडेंट हो जाए और एल हट जाए। तो आप एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी फाई हम करना चाहते हैं किसका? एल का। क्लियर है? हम एल को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं फाई के रिस्पेक्ट में। तो फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लगाएंगे? डी बाई डी फाई। और किसका करना चाहते हैं? एल का, तो डी एल बाई डी फाई। ऐसे ही यहाँ पे होगा डी बाई डी फाई किसका? ए टेन फाई का। क्लियर है? ए टेन फाई का। डी बाई डी फाई हमें किसका करना है? ए टेन फाई का। बच्चों ए तो कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट में है, ठीक है। तो ए को तो हमने बाहर निकाल दिया, ये रहा। तो हम पे एल इज़ इक्वल टू ए टेन फाई में जब हमने दोनों साइड फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो ये बना डी एल बाई डी फाई। ए आया बाहर और ये आया डी बाई डी फाई ऑफ टेन फाई। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट करना आता होगा। टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो डी एल बाई डी फाई कितना आया? नहीं आता। तो अब याद कर लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन फाई होता है सेक स्क्वायर फाई। टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना? सेक स्क्वायर फाई। तो ए तो है, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन आ गया सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? ए सेक स्क्वायर फाई, और डी फाई इधर गया, तो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई आ गई डी एल की
वैल्यू। इसको आप अपनी फिफ्थ इक्वेशन मान लेना। तो DL की वैल्यू आई आपकी a sec स्क्वायर फाई डी फाई। क्लियर, शाबाश। तो थर्ड इक्वेशन भी मैं यहीं लिख रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन है आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। और अब हम पे थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, तो ये हम सब फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं कहाँ से, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आप लोग क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा आर एंड DL फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिस्पेक्टिवली इन सेकेंड। क्लियर, क्या बोला मैंने, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा आर DL फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनटू सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ऐसा आप लोग लिखना। तो देखिए होगा क्या चेंज, होगा ऐसा चेंज कि DB जो है कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चल रहा है, I चल रहा है, DL की वैल्यू डालना शुरू कर दें। तो DL की वैल्यू आपकी फिफ्थ से आई a sec स्क्वायर फाई, और यहाँ पे कितना d फाई। क्लियर है, DL की वैल्यू आपकी कितनी आई, a sec स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई है, अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर आपका a अपॉन कॉस फाई है, इसका आपको करना है स्क्वायर। क्लियर, इसका आपको करना है स्क्वायर। तो बच्चे जब स्क्वायर करेंगे तो a का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कॉस फाई का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे लिख लो, या कॉस स्क्वायर फाई लिख लेना। अब देखिए नीचे कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर। तो कॉस फाई का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो DB की वैल्यू देखिए क्या आई, DB की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में I है, साथ में देखिए A है, अपॉन में देखिए a स्क्वायर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I है, A है, अपॉन में कितना है a स्क्वायर, साथ में देखिए क्या बचा, सेक स्क्वायर फाई। ओके, फिर आपका यहाँ पे कॉस फाई है, फिर देखिए कॉस स्क्वायर फाई ऊपर गया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। और देखिए एक चीज़ और बच रही है डी फाई, और कुछ यहाँ पे है नहीं। देख लीजिए, आप अपना भी रिवीजन कर लीजिए, चेक करिए, क्रॉस चेकिंग करिए, ये आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर भी कटेगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या तो कॉस को 1/sec लिख लो तो कॉस स्क्वायर आएगा 1/sec स्क्वायर, और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे वाला, या सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख लो तब भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखो हम पे क्या बचा, फाइनली हम पे बचा DB की वैल्यू कितनी, DB की वैल्यू बची म्यू नॉट बाई 4 पाई, और साथ में I बचा, अपॉन में A बचा, और यहाँ पे cos फाई बचा, और यहाँ पे डी फाई बचा। तो अब फाइनली पूरी तरीके से आप किस में कन्वर्ट कर चुके हो, फाई में। पूरी तरीके से आप किस में कन्वर्ट कर चुके हो, फाई में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक काम, जब आप पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ गई छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B होती है किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे इस XY के लिए B हो गई, तो B क्या कैसे मिलेगी, ये हमने वाइट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से देखा। इस चीज़ का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और विद इन प्रॉपर लिमिट। आप देखिए y कहाँ से शुरू हुआ, y शुरू हुआ φ1 से। y का एंगल कितना है, φ1, तो यहाँ पे B लिखेंगे DB। y का एंगल कितना है, φ1, और ये एंगल कितना है, φ2। x का एंगल कितना है, φ2, पर φ2 किस में था, माइनस में था। क्लियर इतनी बातें। y और x के बीच में दो एंगल हैं, φ1 और φ2, इन्हें प्रोजेक्शन बोलते हैं। φ1 पॉजिटिव है, φ2 क्या है, नेगेटिव है। अब देखते हैं एक चीज़, देखो ये पूरी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर आने वाली है, पर इंटीग्रेशन सिर्फ उस चीज़ का होगा जिसकी लिमिट है, या उस चीज़ का होगा जिसका डी फाई है ना। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, जिसकी लिमिट है। लिमिट किसकी है, फाई की, और होगा भी किसका, फाई का। तो डी फाई का होगा तो मतलब कॉस फाई का होगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो। जैसे म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट भी यूनिफॉर्म फ्लो करेगा, नहीं तो वाइट-सावर्ट लॉ लग नहीं सकता, और ए लेंथ भी क्या है, फिक्स है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A फिक्स आया। तो अंदर क्या बचा, देखो इंटीग्रेशन लगेगा, हालांकि यहाँ पे पूरी इंटीग्रेशन लगे होगा, पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A बाहर आ गया। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा कॉस फाई, और क्या बचा, डी फाई, और लिमिट क्या है, φ1 से लेकर कितना, -φ2। ठीक है, φ1 से लेकर -φ2, ये आपकी लिमिट है।
बस अब करिए। कॉस फाई का इंटीग्रेशन याद है? कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हुआ? साइन हुआ। तो कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन आएगा साइन फाई। ये कहीं लिख लो, क्योंकि साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस फाई होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन दो बिछड़े भाई हैं, उल्टे उल्टे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। तो अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस बनाता है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनाएगा? साइन बनाएगा। ये चीज़ें लिख लो कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बी आया आपने म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में यहाँ पे कितना है? आई बाई ए है, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया आया साइन फाई। तो ब्रैकेट में लिखा साइन फाई, डी फाई भी इंटीग्रेशन के साथ चले गया, और लिमिट है -φ2 से लेकर φ1। इसके बाद क्या करते हो आप लोग? याद होगा, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लो लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में आई बाई ए, साइन की एक बार अपर लिमिट कितनी है? φ1 माइनस नेचुरल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन की लोअर लिमिट कितनी है? साइन की लोअर लिमिट है -φ2। बच्चों बायो वालों कि साइन जो होता है अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव ऐसे करता है कि वो अपने नेगेटिव को बाहर भेजेगा। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये माइनस बाहर आएगा, ये आ गया, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। क्लियर है? शाबाश। तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। क्लियर? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1। ठीक है, ये साइन φ1 प्लस साइन φ2 दोनों आ गए। साइन पॉजिटिव है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 साइन φ2। अब देखिए इसके कुछ स्पेशल केसेस पहले वही होगा कि क्या हो कि φ1 φ2 सेम हो जाएं और बराबर आ जाएं फाई के। ठीक है, स्पेशल केसेस पहला क्या है? φ1 φ2 क्या हो जाए? सेम हो जाए और बराबर आ जाए कितने के? फाई के। तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन फाई, यहाँ पे भी कितना? फाई। साइन फाई प्लस साइन फाई कितना? 2 साइन फाई। कितना आ जाएगा? 2 साइन फाई। तो b की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई कितना हो गया? 2 साइन फाई हो गया। क्लियर है? तो इस 2 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो ये ऐसे बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए साइन फाई। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा केस देखिए। दूसरा केस क्या है? व्हेन कंडक्टर XY इज़ ऑफ इन्फानाइट लेंथ। कंडक्टर XY जो हो इन्फानाइट लेंथ का हो, और जो आपका ऑब्जर्वेबल पॉइंट है P, पहली बात तो कंडक्टर XY इन्फानाइट लेंथ का हो गया, और जो आपका ऑब्जर्वेबल पॉइंट है P लाइज नियर वन एंड, किसी एक एंड के तरफ लाई करे, या तो वो x हो सकता है और y हो सकता है, किसी एक एंड की तरफ लाई करे, किसी भी एक एंड की। ठीक है, कंडक्टर XY इन्फानाइट लेंथ का हो और पॉइंट P जो हो किसी एक एंड की तरफ लाई करे। तो बेटा जिस एंड की तरफ है वो, मान लो y की तरफ है या x की तरफ है, उस एंड का एंगल 0 हो जाएगा और दूसरा 90 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखना, फाई नियर वाला जिसकी तरफ आ गया वो तो आप लोगे 0, ठीक है, और फाई फार वाला जो जिससे दूर हो जाएगा, क्योंकि एक के पास होगा, पहले तो बीच में है ना, लगभग बीच में है ना, तो एक के पास हो गया तो दूसरे से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, एक के पास तो दूसरे से दूर, तो फाइन नियर वाला 0, फार वाला 90। अब आप किसी को भी ले लो, क्योंकि ये तो मैं मान लो x के रिस्पेक्ट में मान रहा, y के रिस्पेक्ट में उल्टा हो सकता है। मान लो x के रिस्पेक्ट में φ1 0 हो गया, φ2 90 हो गया, और y के रिस्पेक्ट में φ1 90 हो जाएगा और φ2 कितना हो जाएगा? 0। तो कुछ क्या आएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई, बीच में प्लस है ना, तो हम इतनी लिबर्टी ले सकते हैं, आई बाई ए
साइन, क्योंकि एक एंगल तो 0 हो गया, एक एंगल कोई भी 0, वैसे तो यहाँ 5 1 5 2 थे ना, कोई भी एक एंगल 0 और दूसरा एंगल कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है बच्चे, साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। पहले तो ये देख लो, साइन 0 कितना हो गया 0 हो गया, ऐसे मत लिख देना, पहले वैसे लिखना फिर नीचे करना। और साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, और 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 + 0 1 होगा, तो अल्टीमेटली अंदर से 1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे के साथ, तो यही आएगा μ0/4 पाई I/a। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। टाइम कितना बचा है? अब हम ये मान लेते हैं कि वो जो P पॉइंट है सेंटर में ही लाई करे पूरे कंडक्टर के, तो तीसरा केस आपका ये आएगा, याद है ना, μ0/4 पाई I/a sin φ1 + sin φ2। देखिए तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपका आएगा, ये भी मिटा देते हैं कि when conductor xy is of infinite length, कंडक्टर xy इन्फिनाइट लेंथ के हो, पर जो पॉइंट P है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट P, वो लाई करे एट दी, मतलब लाई क्या करे, मतलब उसके विसिनिटी में हो, मतलब उसी की सीध में हो। ठीक है, तो नियर लिख लेते हैं, एट क्या लिखना, लाइज नियर, नियर दी मतलब जुड़ा नहीं है, मतलब ये कंडक्टर है, ये यहाँ पे होगा है मिड में, तो लाइज नियर दी सेंटर ऑफ एक्स वाई। बेटा ऐसे केस में अगर वो सेंटर में है ना, तो ना एक्स से पास है ना वाई के पास है, ना एक्स के दूर है ना वाई के दूर है, ना एक्स से दूर है ना वाई से दूर है, ना एक्स के पास है ना वाई के पास है, दोनों एंगल 90 मान, दोनों एंगल कितना मानना है 90, तो φ1 और φ2 दोनों एंगल कितने मान लोगे 90 डिग्रीज मान लोगे। b की वैल्यू क्या आ रही थी, μ0/4 पाई, साथ में कितना i अपॉन में कितना a, साथ में कितना साइन φ1, φ1 तो 90 है, प्लस साइन φ2, φ2 भी कितना है 90, साइन 90 बच्चे 1 होता है, और साइन 90 यहाँ पे भी 1 हुआ, और 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो उस 2 को हम आगे लिख लेते हैं, तो b की वैल्यू आएगी μ0/4 पाई 2i/a। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी केस, हमेशा इनफाइनाइट कंडक्टर तो होगा नहीं, रियल केसेस में क्या होगा, रियल केसेस में एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर होगा। तो हम ये मान के चलते हैं आखिरी केस कि कंडक्टर एक्स वाई जो है ये फाइनाइट लेंथ का है, मान के चलते हैं कुछ एल मान लो, तो कंडक्टर एक्स वाई फाइनाइट लेंथ का है जो कि कितनी है एल है, कंडक्टर एक्स वाई फाइनाइट लेंथ का हो गया जो कि कितनी है एल है। और अभी भी वही पॉइंट पी जो है, क्योंकि अब एक फिक्स लेंथ हो गई तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं, सेंटर मतलब वही हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगा और कंडक्टर को बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, ऐसा मान के चलेंगे। तो देखिए होगा क्या, मान लिया कंडक्टर एक्स वाई की लेंथ अब फिक्स हो गई कितनी, कैपिटल एल, और पी पॉइंट बिल्कुल सिधाई में, ऐसा पी पॉइंट बिल्कुल सिधाई में आ गया। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि अगर इसको हम सी मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी l/2, क्योंकि जो हमारा p है वो परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्टर भी है, तो cy और cx क्या होंगे सेम होंगे, और इसको भी हमने सेम मान लिया कितना l/2, ये 2 मान लिए। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल की कि जब 2 इक्वल साइड हों तो उनके कंटेन्ड एंगल भी क्या होते हैं सेम होते हैं, है ना, द एंगल बिटवीन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल बिटवीन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आप लोगों ने पढ़ाई है। ठीक है, तो अब क्या करें, 2 एंगल मान लेते हैं, थीटा या फाई, फाई मान लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, फाई मान लो। इसके सामने वाला एंगल कितना है फाई, तो इसके सामने भी कितना पड़ेगा फाई, इतना क्लियर है, ये 90 - फाई हो जाएगा, ये 90 - फाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, फाई हो गया। अब आप एक काम करिए, क्योंकि कॉस फाई आपको निकालना पड़ेगा। कॉस फाई क्या होगा, ये पी सी तो नहीं भूले, पी सी कितनी डिस्टेंस थी, ए थी, पी सी कितनी डिस्टेंस थी, ए थी। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल, यहाँ पी है, यहाँ सी है, यहाँ लेटर से वाई है, ये एंगल फाई है, इतना ए है और इतना l/2 है, वो आप निकाल सकते हैं कितना होगा। तो पी वाई आप लोग निकाल सकते हैं कितना होगा, पी वाई, क्योंकि यहाँ का हाइपोटेन्यूज होगा, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकालो। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, अंडर रूट पी सी का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर। तो पहले सी वाई ही लिख देते हैं, तो सी वाई तो l/2 है, तो उसका स्क्वायर, और पी सी का स्क्वायर, पी सी कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर। क्लियर। अगर आप इसे खोलें तो आप पे कितना आएगा, आप पे आएगा अंडर रूट, यहाँ से आया l², 2 का स्क्वायर 4, और वहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है। और अगर एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, और 4 यहाँ चल जाएगा a के साथ, तो 4a² कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो l² प्लस 4a² 4 आ गया, और दोनों का अगर रूट करें तो इसका तो रूट ही रहेगा, पर 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोबारा समझाऊँ, l² 4 प्लस a² आया, एलसीएम लोगे तो l² प्लस 4a² 4 आएगा, दोनों का रूट सेपरेट करो, तो l² प्लस a² का रूट और 4 का रूट कितना, 2, तो ये आ जाएगा l² प्लस 4a² 2। अब देखिए, अगर इतनी सारी चीज़ें आ गई तो आप cos फाई की वैल्यू निकालिए। तो cos फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा ए, अरे cos फाई बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज वो है, हाइपोटेन्यूज पी वाई तुमने निकाल दिया, अभी मैं बेस पूछ रहा हूँ। cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है पी सी, पी सी कितना हो गया, आई हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये आया कितना, अंडर रूट l² प्लस 4a² होल डिवाइडेड बाई कितना, 2। बच्चे प्रिंसिपल डिवीजन ये रहा, 2 नीचे है, मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2a बन जाएगा। क्लियर है। तो cos फाई की वैल्यू इतनी आ गई। अगर cos फाई इतना आ गया तो सीधा अब मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरली होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4 I/a। अच्छा, तुम पे cos फाई था, sin फाई था, नहीं यहाँ sin फाई आता होगा शायद, हाँ sin फाई आता है, ठीक है। तो कोई नहीं, हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही था, sin फाई निकाल लेते हैं, cos फाई भी कभी ना कभी तो काम आएगा। देखो sin फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मेरे दिमाग में अभी वो इंटीग्रेशन वाला चल रहा था, आता यही, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मैंने लिख लिया, परपेंडिकुलर सी वाई है, सी वाई होता है l/2, ठीक है, कुछ नहीं बदला। μ0/4 I/a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 यह आता है। पर क्योंकि फाई 1 फाई 2 सेम है, देखो ये एंगल भी फाई है, ये भी एंगल फाई है, ये भी फाई बना, ये भी फाई बना, साइन फाई प्लस साइन फाई आ गया 2 साइन फाई, 2 साइन फाई। बस अब पुट करो वैल्यूज़, तो देखो b की वैल्यू आई μ0/4, 2 को i के साथ ही भेज दो तो 2i/a, और जो आपका साइन फाई है उसकी वैल्यू ये रही कितनी, l/2 अपॉन अंडर रूट l² प्लस 4a² l² प्लस 4a², यही। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपकी वैल्यू आएगी b की μ0/4 कितनी, i l अपॉन a, साथ में कितना, अंडर रूट l² प्लस 4a², ठीक है। b की वैल्यू आई μ0/4 il/a, ठीक है, 4a² प्लस l² l/2। अच्छा, 1 2 इसका भी था ना, इसका अंडर रूट l² प्लस 4a² 2, हाँ 1 2 इसका भी था, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फिर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, तो l/2 ये 2 साइन फाई का तो आएगा ही, तो यहाँ 2 आया, बट साइन फाई खुद l/अंडर रूट l² प्लस 4a² होगा, तो वो ये रहा। दोबारा समझो, साइन फाई l/2 हुआ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट l² प्लस 4a² 2 हुई,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई हो गया 2 साइन फाई, ये 2 गया बाहर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए सिक्योर हो गया। साइन फाई की वैल्यू ये डाली, 2 से 2 कैंसिल होगा, एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो होगा क्या, यहाँ पे 2i भी आएगा, ऐसा आएगा 2il, ये ठीक है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2il अपॉन ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आएगी। क्लियर, शाबाश। अब एक छोटी सी डेरिवेशन और देख लो, फिर ख़त्म करते हैं। अब एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर में जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम निकालते हैं बायट-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। तो देखो नई डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यहाँ पे भी बायट-सैवर्ट लॉ ही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको कहाँ, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, और उसमें आई करंट कैरी हो रहा है। तो एक सर्कुलर कॉइल बना लेते हैं, पर करंट कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे दिखा लेंगे, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे दिखा देंगे। मान लो एक्स से शुरू हुई, वाई पे ख़त्म होगी, और ऐसे करंट आपकी जा रही है, ऐसे, ये ऐसे आपकी करंट जाएगी। क्लियर है, शाबाश। और सेंटर पे हमें निकालना है, ठीक। तो ऑब्जर्वेबल पॉइंट आप कहीं भी मान लो, सेंटर पे निकालना है, तो आज तो सेंटर ही आपका ऑब्जर्वेबल पॉइंट हो जाएगा, और कोई होगा नहीं। एक काम करो, ओ इसका सेंटर मानो, ये वायर तो ऐसी है ना सर्कुलर, या कॉइल ऐसी है, तो हमने क्या करा, यहाँ तक एक एलिमेंट काट दिया, नाम है ए बी, और इसकी लेंथ ये पूरी ए से बी कितनी है, डी एल है। आपको भी पता है ओ से ए, ओ इज़ द ऑब्जर्वेबल पॉइंट, जैसे पी था ना, आज आपको सेंटर में निकालना है, तो ओ हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट हो जाएगा जैसे पी था। और ऑब्जर्वेबल पॉइंट और हमारा करंट एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है, पोजीशन वेक्टर, तो आर यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट और जो हमारा करंट एलिमेंट होता है उनके बीच की डिस्टेंस आर होती है, आज आर ये हो जाएगा। और डी एल आपका ये रहा, डी एल आपका ये पूरा है, ठीक है, डी एल आपका ये पूरा है। तो डी एल और आर इनके बीच का एंगल ये थीटा हो गया, पर आज फॉर्चुनेटली थीटा आपका कितना बना, 90 बना, क्योंकि सर्किल का एक फैक्ट होता है कि एवरी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। हर पॉइंट रेडियस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, चाहे कहीं से भी लो। या इसको और स्पेसिफिक बनाएं तो डीएल एक तरह की टेंजेंट है, तो टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक्सटर्नल टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो थीटा आपका 90 आ गया। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सारी राम कहानी आप खुद लिखना कि कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई एंड वी हैव टू फाइंड दी, ठीक है, पहले इतना लिखना, कंसीडर अ कंडक्टर एक्स वाई विच इज़ सर्कुलर कैरिंग करंट आई फ्रॉम एक्स टू वाई। कैसी डायरेक्शन में, करंट कैसी जा रही है आपकी, क्लॉकवाइज जा रही है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद आप लिखना कंसीडर अ करंट एलिमेंट ए बी इन दी सर्कमफेरेंस या सरफेस हैविंग लेंथ डी एल एंड एज वी नो ओ इज़ द सेंटर एज वेल एज ऑब्जर्वेबल पॉइंट, क्योंकि हमें सेंटर में ही निकालनी है। देयरफॉर ओ ए आपका आर हुआ और डी एल और आर के बीच का एंगल थीटा हुआ। और क्योंकि फैक्ट पता ही है आपको, वो नहीं लिखना, उसको नहीं बताना कि हम मैथ भी पढ़ते हैं। थीटा 90 आ गया। अब लगाते हैं बायट-सैवर्ट लॉ और इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो डी बी होगा बच्चे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हुआ 90 हुआ और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो डी बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 हो गया और अपॉन आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर फिक्स होगा ही नहीं होगा, आर तो एक तरह से रेडियस ही है ना, चाहे यहाँ ले लो आर फिक्स है, यहाँ पे भी आर फिक्स है, यहाँ पे भी आर फिक्स है, तो वो बात याद रखना। देखो छोटी सी डी बी है, टोटल आपको पता है कैसे निकलेगी, डी बी का इंटीग्रेशन करके आपको पता है इंटीग्रेशन इन दोनों का करना पड़ेगा, अलग से ही करना। और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट 4 पाई, करंट भी यूनिफॉर्म है। क्या आर कांस्टेंट है, तो तुम्हें अभी बताया आर रेडियस है तो कांस्टेंट होगा, तो आई बाई आर स्क्वायर बाहर आया, म्यू नॉट बाहर आया, 4 पाई बाहर आया, आई बाहर आया, आर स्क्वायर बाहर आया, तो आप पे डी एल का इंटीग्रेशन बचा। बेटा डी एल है क्या, ये छोटा सा है, थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये भी डी एल होगा, इतना डी एल, ये भी डी एल, इतना डी एल, पूरा मिला के डी एल होगा, मतलब डी एल मिल के बनेगा पूरा, सारी चीज़ें डी एल मिल के बनेगी। पर ये सारी चीज़ें हैं क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। इतनी बातें क्लियर है कि अगर ऐसे n एलिमेंट होते हैं, मान लो ऐसे n एलिमेंट होते हैं डीएल, तो n इंटू डी एल क्या बनाता, सरकमफेरेंस बनाता, सरकमफेरेंस बनाता सर्किल का। ये टुकड़ा ये मिलके सरकमफेरेंस बनाते, तो सरकमफेरेंस होती कितनी है 2 पाई आर। क्लियर है इतनी बातें, सरकमफेरेंस होती कितनी है 2 पाई आर, और n इंटू डी एल मिल के पूरी लेंथ दे देते हैं, और पूरी लेंथ होती है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। बताए थे ना, सारी लेंथ को जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाते हैं। क्यों ना इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को कैपिटल एन मान लो, कैपिटल एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना आया, कैपिटल एल आया। और क्योंकि कैपिटल एल कुछ और नहीं है, इन डी एल को जोड़ के बनेगा, जो कि 2 पाई आर है, सरकमफेरेंस ही तो है, सब जोड़ के सरकमफेरेंस आएगी। तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में कितना आई बाई आर स्क्वायर, और कैपिटल एल की लेंथ मतलब पूरी आपके 2 पाई आर आई। आर से एक पावर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। तो बी की फाइनली वैल्यू क्या आ रही है, इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, पाई नहीं आ रहा। याद रखना कि इस इक्वेशन में पाई नहीं आता, तो बी की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट, ठीक है, आई बचा, ठीक है, म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई, और नीचे 2 बच रहा और आर बच रहा, तो बी की वैल्यू आ रही म्यू नॉट आई अपन 2 आर। पाई नहीं आता यहाँ, ये याद रखना, पाई नहीं आता, म्यू नॉट अपन आई 2 आर, या बहुत से इसे ऐसे भी याद रखना है म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, 4 लगा दिया, तो पर 2 लगाना होगा, 2 पाई आई बाई आर, ऐसे म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, ऐसे भी याद रखते हैं बहुत से। तो पाई उनके लिए आ जाता है, वैसे तो कटेगा, तो म्यू नॉट आई अपन 2 आर में पाई नहीं है, पाई नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये आपकी आज की आखिरी डेरिवेशन थी। थैंक यू।